हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रेखा मैम फ्रॉम आर.एस. बुरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। As you know, we have completed 3 parts in earlier 3 videos, and today this is 4th part of French Revolution. First of all, I want to introduce you the important events we have completed in 3 parts. बच्चों, जो रेवोल्यूशन होती है वो क्यों होती है? वो लुई 16 जो फ्रांस के जो किंग होते हैं उनके खिलाफ होती है। 1774 में लुई 16 ascended the throne को ascend कर लेता है, and he marries the Austrian princess मेरी एंटोनिएट से मैरिज करता है और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर अटैक हो जाता है। बच्चों, जो फ्रेंच था, पूरा का पूरा फ्रांस जो था वो 3 एस्टेट के अंदर डिवाइड था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर कौन थे? कैलर्जी, सेकंड में नोबिलिटी और थर्ड में जो हमारे पीजेंट्स वगैरह हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वर्कर हैं, वो सभी शामिल थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी कि वहाँ पर रेवोल्यूशन किसकी वजह से हुई? टैक्स इम्पोज होने की वजह से हुई। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो लुई 16 था वो अपने आप ही टैक्स को इम्पोज कर सकता था? नो। जो एस्टेट जनरल थी, वहाँ की एक असेंबली थी, एस्टेट जनरल की परमिशन से ही न्यू टैक्स इम्पोज किए जाते थे फ्रांस के अंदर। तो एक मीटिंग बुलाई जाती है 15 जुलाई 1789 को कि एस्टेट जनरल की कि न्यू जो टैक्स है वो इम्पोज करने जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से जो इसने अमेरिका का साथ दिया था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ही वीक हो गई थी। अब बच्चों, जो एस्टेट जनरल है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं 3 एस्टेट्स की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 एस्टेट मैंने बताया है। फर्स्ट और सेकंड के 300 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे और जो थर्ड एस्टेट थी उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। जब 15 जुलाई 1789 को मीटिंग बुलाई जाती है, किसकी मीटिंग होती है? वो किंग के साथ एस्टेट जनरल की कि हम न्यू टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। तो उस टाइम तक जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हर एक एस्टेट होता है उनको 1 वोट मिला होता है। बट यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिमांडेड 1 वोट फॉर 1 रिप्रेजेंटेटिव्स। 1 रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 1 वोट डिमांड करते हैं। जब राजा मना कर देता है तो वो मीटिंग में से उठ के चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है बच्चों, जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक अलग एजुकेटेड और वेल्दी पर्सन्स, जो थर्ड एस्टेट के अंदर भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, उनका एक ग्रुप होता है। तो जब वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं तो नेशनल असेंबली बना लेते हैं और जो किंग होता है, किंग की पावर को लिमिट कर देते हैं, बिल्कुल लिमिट पावर कर देते हैं उसकी। लेकिन किंग षड्यंत्र रचता है, ऑस्ट्रिया और प्रसिया को अपने साथ मिला करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी जनता क्या होती है? राजा के खिलाफ होती है। मर्सेल्स के नारे लगाते हुए वो पेरिस की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए वो मर्सेल्स जो था नेशनल एंथम बन जाता है फ्रांस का। जब रिवोल्ट होता है नेशनल असेंबली के खिलाफ भी, आगे नेशनल असेंबली बच्चों क्या थी? ये एक थर्ड एस्टेट की रिप्रेजेंटेटिव की बनाई हुई थी, लेकिन थर्ड एस्टेट में भी जो एजुकेटेड और वेल्दी पर्सन्स थे। आगे जाकर के जो हमारी आम जनता होती है उनको फिर भी फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी नेशनल असेंबली से, क्योंकि उन्होंने क्या किया? पूरे समाज को एक्टिव और पैसिव सिटीजन में डिवाइड कर दिया। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो जो 3 डेज़ की वेज को गवर्नमेंट के वर्क के लिए पे कर सकते थे टैक्स के रूप में, और पैसिव वो होते थे जो टैक्स नहीं दे सकते थे। इसमें वीमेन, चिल्ड्रन और बिलो 25 ईयर्स एज और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी वो थे। तो फिर क्या होता है, जो हमारी आम जनता, फ्रांस की आम जनता होती है वो उनके खिलाफ हो जाती है, और एक जेकोबियंस नाम की एक ग्रुप होता है लोगों का। वो जेकोबियंस क्या करते हैं? ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। जेकोबियंस में रूसो, मिराब्यू, एबेशिये, कई लीडर्स होते हैं। जेकोबियंस अपने ग्रुप बनाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, उनका नेता था एक रोबेस्पियर।
रोबेस्पियर जो नेता था, रोबेस्पियर क्या कर देता है, नेशनल असेंबली में वो एबीसीए वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई जैसे ही जैकोबियंस की क्लब बनती है वहाँ पर रोबेस्पियर का जो मेन मेंबर होता है रोबेस्पियर होता है, और जो रोबेस्पियर क्या करता है, रीन ऑफ टेरर क्रिएट कर देता है। भले ही वो व्यक्ति भी उनमें से चले आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन जो मेन अस्तित्व होता है, मेन जो मेंबर्स होता है इनमें, वो रोबेस्पियर होता है। रोबेस्पियर रीन ऑफ टेरर क्रिएट कर देता है, क्योंकि रोबेस्पियर के काल में ही लुई 16 को सेंटेंस की गई थी और बाद में मेरी एंटोनिएट को भी की गई थी। इस तरीके से फांसी की सज़ा, जो भी उसके खिलाफ बोलता था, जो उसका अपोजिट था, भले ही चाहे उसके ही ग्रुप का क्यों ना हो, उसी को मतलब एक गिलोटिन नाम की एक मशीन बनाई गई थी, गिलोटिन मशीन से वो फांसी की सज़ा दे देता था। लेकिन उसी गिलोटिन मशीन से जुलाई 1794 में उसको भी, रोबेस्पियर को भी सेंटेंस किया गया। यहाँ तक हम 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे हमारा जो 4th पार्ट है, अब जैकोबियन का जो लीडर था रोबेस्पियर, वो जा चुका है, उसको सेंटेंस दी जा चुकी है, फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है कि क्या होता है फिर फ्रांस में, जब लीडर ही चला गया जैकोबियंस का, तो डायरेक्टरी रूल लागू होता है वहाँ पर फ्रांस के अंदर। उस डायरेक्टरी रूल में क्या होता है, एक 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है, जो पूरे जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको देखती है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दिएस्ट मिडिल क्लास टू सीज पावर। सीज मीन कैप्चर करना। जो वेल्दिएस्ट मिडिल क्लास थी वो कैप्चर करती है पावर को जैकोबियन गवर्नमेंट के फाल के बाद। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन was introduced which denied the vote of non-propertized section of society। अब देखो वहाँ पर नेशनल असेंबली ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बट यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, विच वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिडल क्लास। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिडल क्लास, उसमें क्या था, नॉन प्रॉपर्टाइज जो सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। फर्स्ट दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। एक तो डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे और एक एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव क्या होती थी, जो 5 मेंबर की बनी होती थी। मेन जो वर्किंग का सोर्स होती थी वो एग्जीक्यूटिव ही होती थी। दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। इसका अर्थ था कि सेफ गार्ड था कंसंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ, कि एक व्यक्ति के खिलाफ, जैसे कि अंडर जैकोबियंस के खिलाफ कोई पावर ना जाए, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर्स था ये डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव से सेफ रखा गया। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो डायरेक्टर्स थे वो क्लैश कर गए, किससे, डायरेक्टरी वाले डायरेक्टर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साथ वो क्या कर जाते, क्लैश कर जाते, झगड़ा हो जाता है। देन सोट टू डिसमिस देम, और एग्जीक्यूटिव को डिसमिस करने की सोचते हैं। पॉलिटिकल इनेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। जब डायरेक्टरी के ऊपर पेव लगता है, कंट्रोल होता है, तो फिर वहाँ पर राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है। बच्चों यहाँ पर आप इंटरनल क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैकोबियंस के फॉल के बाद विच वाज द न्यू ग्रुप, वेल्दिएस्ट मिडिल क्लास था, दे फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, क्या दे रहा था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 जो पार्ट्स थे वो लिए गए गवर्नमेंट के, एक डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव, ताकि वो सेफ गार्ड कर सके किसको, जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन थी जैकोबियन से, उसको बचा सकें। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब ऐसे चेंजेस हुए गवर्नमेंट के रूप में, द आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स क्या होता है, अखंडता जो होती है, रीमेंड इंस्पायरिंग ideals that motivated the political movements in France and rest of the Europe। फ्रेटर्निटी का आइडिया भी बच्चों क्या होता है, अखंडता, जिसको अब फ्रेटर्निटी वही मतलब मिलकर रहना, अखंड होना, कोई ना तोड़ना, मतलब मैंने ब्रदरहुड के टाइप में आपको बता दिया है। ये सब चीज़ें जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को दिए, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आप इंटरनल क्वेश्चन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द
law and fraternity remain inspiring ideals, motivated the political movement in France and rest of Europe में भी जितने फॉलोइंग कंट्रीज़ के अंदर बाद में ये होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती रहती, जो रिवोल्यूशन होती है, जो विद्रोह होते हैं, तो वो वही चीज़ें वहाँ से लेते हैं। आगे बच्चों हमारा टॉपिक आ जाता है, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या जो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई, वीमेन ने भी रेवोल्यूशन की थी। हमने ये पीछे थोड़ा सा रीड किया था कि जब जो व्यक्ति होता था युद्ध में चला जाता था तो औरतें घर का काम संभालती थी, बच्चों को संभालती थी और घर को चलाती थी। क्या रोल था वीमेन्स का? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स brought about so many important changes in French society. Women's एक्टिव पार्ट लिया है वीमेंस ने, मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लिव्स। इससे वो उनको ये था कि उनका जो जीवन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। मोस्ट पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। जो वीमेंस थी थर्ड एस्टेट की, उनको लिविंग के लिए काम करना पड़ता था मोस्ट वीमेन को। दे वर्कड एज द सीमस्ट्रेस एंड लॉन्ड्रेसेस एंड sold flowers and fruits and vegetables market at were employed as domestic servant के रूप में हाउसेज में प्रोस्परस पीपल के। जो समृद्ध लोग थे उन लोगों के घरों में वो काम भी करती थी, सीमस्ट्रेस का, धोबिन का, बहुत सारी चीज़ें, वो प्रेस करने का, सब चीज़ें काम करती थी वो। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। कई वीमेंस को जॉब ट्रेनिंग की नहीं दी जाती थी, एजुकेशन नहीं होती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल एंड वेल्दिएस्ट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। कॉन्वेंट एक ऐसी बिल्डिंग है जो एजुकेशन के लिए होती है बच्चों यहाँ पर। तो वहाँ क्या किया, जो थर्ड एस्टेट की और वेल्दिएस्ट मेंबर की डॉटर्स थी वही जा सकती थी, अमीर लोगों की बेटियाँ पढ़ने के लिए, विच देयर फैमिलीज अरेंज टू मैरिज फॉर देम। आफ्टर विच, जब उनकी फैमिलीज अरेंज कर देते थे मैरिज उनके लिए। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज़ कुक, फेच वाटर, क्यू अप द ब्रेड। जो मैरिज वाली औरतें होती थी उनको फैमिली चलाना पड़ता था, घर के कुकिंग का काम करना पड़ता था, फेच वाटर पानी लाना पड़ता था, क्यू अप फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। और जब बच्चों की देखभाल करती थी वो, लेकिन जब जो भी औरतें काम करती थी उनकी वेजेस कंपैरिजन टू मैन बहुत ही कम होती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी क्लब बना ली और न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग शुरू की। अबाउट 60 वीमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। 60 वीमेन क्लब बन गई थी फ्रेंच सिटीज़ में। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उनमें रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वीमेन की जो मोस्ट फेमस थी उनके अंदर सोसाइटी। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट द वीमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज द मैन। जो मेन था उनमें से जो रिपब्लिकन वुमेन्स थी वो फेमस थी रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो इक्वलिटी मिलनी चाहिए वुमेन को भी। वीमेन अपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। वो चाहती थी कि जो 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें उनको पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया था, उसको रिड्यूस करो। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड द असेंबली एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। ये सभी चीज़ें वो डिमांड करती हैं। ओनली देन दे फेल्ट दे वुड इंटरेस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी वो रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकती हैं न्यू गवर्नमेंट में। इन द अर्लियर ईयर्स में द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लिव्स ऑफ द वुमेन। वो लिव्स ऑफ वुमेन को इम्प्रूव करते हैं। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। लेकिन टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, जैसे स्टेट में स्कूल बनते हैं तो ये कंपल्सरी हो जाता है सभी गर्ल्स को स्कूल में जाना। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी फादर उनसे को मैरिज के लिए बाधित नहीं कर सकता था।
मैरिज वाज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ के अंडर होती थी मैरिज। डाइवोर्स वाज मेड लीगल बनाया गया एंड कुड बी अप्लाइड ओनली बोथ वीमेन एंड द मेन दोनों पे लागू होता था। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन ऑल द बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसेस थे उनको रन करती थी। बच्चों यहाँ पर जो मैंने इन पैराग्राफ्स के अंदर आपको बताया है कि शुरू से ही जो वीमेन का रोल था वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले सिर्फ नोबल और वेल्दिएस्ट मेंबर की जो गर्ल्स थी, डॉटर्स थी, वही पढ़ने के लिए जाती थी। जो वर्किंग वुमेन थी उनको अपने फैमिलीज़ का टेक केयर करना होता था, घर के वर्क करने होते थे। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वुमेन्स क्या होती हैं फ्रांस के अंदर अपनी क्लब बनानी शुरू कर देती हैं और उस क्लब के अंदर वो क्या करती हैं 60 क्लब बना लेती हैं फ्रांस के अंदर। और जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी होता है वो क्या कर देती हैं, वहाँ पर सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन जो होती हैं, वीमेन्स डिमांड करती हैं किसके लिए, अपने समाज के उद्धार के लिए, औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए। उसमें क्या होता है बच्चों, वो अपने राइट टू वोट प्राप्त करने के लिए इलेक्टेड हो सके, ताकि वो अपनी नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर सके, ऐसी डिमांडेड करती हैं। बाद में क्या होता है, एक स्टेट स्कूल्स ओपन किए जाते हैं गर्ल्स के लिए। उन सभी में गर्ल्स को जाना कंपलसरी होता है और कोई भी फादर अब विदाउट द परमिशन ऑफ द गर्ल्स उनकी मैरिज नहीं कर सकता था। जो डाइवोर्स था वो भी एक लीगल बना दिया गया था, जो दोनों पर अप्लाइड होता था, मेन एंड वीमेन दोनों पर। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने क्या किया, जो वीमेन होती थी वो जॉब करती थी और जो रन स्मॉल बिजनेस को भी चलाती थी। इस तरीके से जो पार्टिसिपेशन थी वो मैन की अपना एक लेंथी क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 मार्क्स में। वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, ये भी वीमेंस को के बारे में बता रहा है, जो पॉलिटिकल राइट के लिए उनका स्ट्रगल था। हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द टेरर के जो रेन ऑफ टेरर्स था जैकोबियंस का, रोबिस्पियर का, उस टाइम भी वो ऐसे ही कर रही थी, कंटिन्यू स्ट्रगल था। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग द क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने एक लॉज भी बनाया था क्लोज करने के लिए वीमेंस की क्लब को, बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी को बैन करने के लिए। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। कई जो प्रोमिनेंट वीमेंस थी उनको एग्जीक्यूट भी किया गया था, अरेस्ट भी किया गया था। बच्चों क्या था, वीमेंस जो मूवमेंट मीन आंदोलन थे फॉर वोटिंग राइट के लिए, इक्वल वेजेस के लिए, वो कंटिन्यू नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चलते रहे। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में चले। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। जो फाइट थी वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के जरिए चलती रही। सफरेज मूवमेंट होता है वुमेन को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन। बच्चों ये सफरेज मूवमेंट के बारे में भी आप डिफाइन करेंगे, इंटरनल क्वेश्चन बनता है। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th century, the example of political activity is of French women during the revolutionary years was kept alive as the inspiring memory। जो फ्रेंच वीमेन का रेवोल्यूशनरी ईयर्स के दौरान जो एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो इंस्पायरिंग मेमोरीज के रूप में देखी जा सकती है। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बनता है कि 1946 में वीमेन ने क्या किया था, फ्रांस में वन द राइट टू वोट को उसने जीत लिया था, राइट टू वोट का अधिकार उनको मिल गया था। उसके बाद बच्चों हमारा ये आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी वुमेन। एक वुमेन का यहाँ पर लाइफ दिया हुआ है, ओलंपी डी गोगस। ओलंपी डी गोगस एक वीमेन थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसकी पिक्चर्स भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी है, ओलंपी डी गोगस की है। और वो कौन थी, वो फ्रेंच की एक रिवोल्यूशनरीज थी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ओलंपी डी गोगस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वीमेन। एक्टिव थी वो वीमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस के अंदर। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ,
डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के खिलाफ एज दे एक्सक्लूडेड। क्यों विरोध किया उन्होंने जो डेक्लेरेशन थी मैन एंड सिटीजन्स की? क्योंकि उसमें जो वीमेंस थी, वीमेन के बेसिक राइट्स नहीं दिए गए थे। दैट इज ह्यूमन बीइंग वाज द इंटाइटल्ड टू। सो इन 1791 में उसने एक डेक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन एक लिखा था, मतलब पत्र लिखा था। सी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। इस पत्र के अंदर उसने एड्रेस किया था क्वीन को भी और नेशनल असेंबलीज के मेंबर्स को भी। डिमांडेड दैट दे एक्ट अपॉन इट। इन 1793 ओलम्पिडिगोगस क्रिटिसाइज द जैकोबियन गवर्नमेंट। जैकोबियन गवर्नमेंट को भी उसने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग द डाउन द वीमेंस क्लब। क्यों? क्योंकि जो जैकोबियंस थे उन्होंने वीमेंस क्लब को बंद कर दिया था, इसने उसका विरोध दिखाया था। सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन एंड चार्ज हर विद ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देश के कानून तोड़ने वाला, कानून तोड़ने का आरोप लगता है उसके ऊपर। सुन आफ्टर दिस सी वाज एग्जीक्यूटेड और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये ओलम्पिडिगोगस के बारे में आप क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा का पूरा इसमें से आप इजी लैंग्वेज में राइट डाउन करेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ सामने देख सकते हैं सम ऑफ द बेसिक राइट सेट फोर्थ इन ओलम्पिडिगोगस। ओलम्पिडिगोगस के राइट भी आप लिखेंगे नोटबुक्स में। वीमेन, उसने ये बोला था कि जो वुमेन है इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट। राइट में वो इक्वल रहनी चाहिए, मैन के बराबर इक्वल राइट मिलने चाहिए। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रेजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन। वो कह रही है कि जितनी भी एसोसिएशन है सबका मेन मकसद मैन और वुमेन दोनों के राइट्स को सेव करना होना चाहिए। दीज राइट वो राइट बता दिए हैं, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ओप्रेशन। और जो रेजिस्ट्रेशन होता है ओप्रेशन का उन सभी चीज़ों की। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। जो सॉवरेनिटी की सोर्स होता है वो रिसाइड करता है नेशन में, विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ द वुमेन एंड द मैन। बट वो यूनियन होती है वुमेन और मैन की। द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। और जो लॉ होते हैं वो एक्सप्रेशन होना चाहिए लोगों की विल के अकॉर्डिंग। ऑल मेल और फीमेल सिटीजन्स के शुड हैव टू से एदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इट्स फॉर्मुलेशन। जो नियम बनाए जाएं उनको पर्सनली सलाह ली जाए या उनके रिप्रेजेंटेटिव से। इट्स शुड बी द सेम फॉर all the female and male citizens are equally entitled to all the honor and public employment according to the ability without any distinction that of their talents। बिना टैलेंट्स में भेदभाव किए उनको अपने मेरिट्स के अकॉर्डिंग वर्क मिलना चाहिए। नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन। उस किसी भी वुमेन को एक्सेप्शन नहीं दिया जाना चाहिए। सी इज़ अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। जो लॉ के मतलब द्वारा नियम दिए गए हैं। अक्यूज लाइक मैन ओबे दिस रिगोरस लॉ। जैसे ओबे लॉ को ओबे मैन करते हैं ऐसे ही वीमेन को भी करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब फ्रांस के अंदर स्लेव्स की क्या कंडीशन थी। अब वीमेंस के बारे में हमने पढ़ा है, वीमेंस का पूरा जो हमने पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि स्लेवरी जो थी वो स्लेव की कैसे कंडीशंस थी वहाँ पर। स्लेव वो लोग होते हैं जिनको वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। वन ऑफ मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबियन रिजीम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो जैको